स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। ज्योतिष शब्द को लोग आजकल फ्रॉड के नाम से जानने लगे हैं। लोग जिस तरीके से जो पहले यकीन करते थे एक ज्योतिष शब्द पर, लेकिन वो आज वही लोग इस शब्द से पीछे भागते हैं और उनकी मानसिकता जो है ज्योतिष शब्द को लेकर बदल गई है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पी कृष्णा नारायण जी, जो कि ज्योतिषी हैं, जो हमें इससे महत्वपूर्ण जानकारियां आज देंगी। तो चलिए करते हैं उनसे खास बातचीत। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और हृदय से आभार आपका कि आप अपने इस मंच के माध्यम से न्यूज़ 15 के माध्यम से ज्योतिष को लेकर तमाम प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जाए, उस हेतु हमें मौका दे रही हैं इसके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि आजकल के जो लोग हैं वो ज्योतिष को फ्रॉड के रूप में जानते हैं, तो इसको लेकर आप क्या जानकारी देंगे हमें? फ्रॉड के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके सामने आज ज्योतिष जिस रूप में है, हम तो उसे ही स्वीकारेंगे और उसे ही मानेंगे ना। ज्योतिष के नाम पर सबसे पहले हमारे सामने क्या आ रहा है आजकल? राशिफल कथन। 12 ही राशियां होती हैं, तो आप स्वयं बताइए कि संपूर्ण विश्व के व्यक्ति क्या 12 ही प्रकार के होंगे? नहीं हो सकते ना। आज मेष राशि वालों के लिए ऐसा होगा दिन, आज वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा होगा दिन, तो कैसे होगा? यहाँ तो हमारे हथेलियों की 5 अंगुलियाँ ही समान नहीं होती, तो क्या हम सभी व्यक्ति 12 ही प्रकार के होंगे? नहीं हो सकते। तो इस तरह के जो भ्रम और भटकाव वाली स्थिति पैदा हो रही है, उसकी वजह से ज्योतिष को फ्रॉड समझा जाने लगा है या ज्योतिष से लोग पीछे भागने लगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या ज्योतिषी जी सिर्फ शनि के जो दोष होते हैं वो बताते हैं, या ग्रहण को लेकर जानकारी देते हैं, या सर्प को लेकर, अगर हम बात करें सर्प दोष को लेकर जानकारी देते हैं, या फिर इससे भी अलग ज्योतिष के कुछ कार्य हैं? ज्योतिष के इससे अलग ही बहुत कार्य हैं। ये बहुत बहुआयामी विधा है जिसकी चर्चा ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद, अथर्ववेद और अगर हम वैदिक बात करें तो इसको हम चक्षु कहा गया है, वेदांग कहा गया है इसको। अगर वेदों को समझना है तो ज्योतिष को समझे बगैर हम समझ ही नहीं सकते। अपरा और परा के बीच की सेतु कहा गया है ज्योतिष को, और जिसका कि पूर्व रूप अग्नि कहा गया, उत्तर रूप सूर्य कहा गया, विद्युत जिसका संधान और जल जिसकी संधि कही गई। पूर्व रूप अगर हम अग्नि की बात करें तो टेरेस्ट्रियल फायर जो भूलोक है, विद्युत की बात करें तो एटमॉस्फेरिक फायर भूवलोक, और सूर्य की बात करें सेलेस्टियल फायर तो स्वलोक। तो यहाँ हम लोक से हमारा परिचय ज्योतिष करवा रहा है, भूलोक, भूवलोक, स्वलोक। और लोक से जोड़ते जोड़ते आप हम सबको ध्यान होगा, आपको भी ध्यान होगा कि जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहते हैं भूर्भुवः स्वः तत्व। गायत्री मंत्र पढ़ना मतलब ज्योतिष को लेकर आगे जाना, लोगों को जानना, स्वयं के बारे में जानना। तो ये है ज्योतिष। वो ज्योतिष नहीं है जहाँ साढ़े साती के नाम पर, सर्पदोष के नाम पर, अन्य जो आप बात कर रही उनके नाम पर लोगों को भ्रम और भटकाव में लाना। और सर्पदोष की बात जब आप कर रही हैं तो ऐसा कहा जाता है उनको कि आपके परिवार में कभी किसी ने सर्पों की हत्या की होगी, इस वजह से आपको यह दोष लग रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, अपने ही देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं या फिर देश के बाहर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर हम स्नैक्स मांगते हैं और स्नैक्स परोसा जाता है, मतलब कि हम स्नैक्स मांगते हैं तो सर्पों का भोजन परोसा जाता है हमको। तो वहाँ तो उनके परिवार में सर्पों को मार उनको खाया ही जा रहा है ना, नाश्ते में, खाने में, भोजन के रूप में खा रहे हैं। तो उनकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस दोष से पीड़ित होनी चाहिए ना। तो 21वीं सदी में भी अगर हम इस भ्रम और भटकाव की स्थिति से बाहर नहीं आ रहे हैं तो यह स्वागत योग्य नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। मौसम और प्रकृति को समझने में कितना सहायक है ज्योतिष? बहुत सहायक है ज्योतिष, क्योंकि ग्रहों के अपने संचार, अपने गति और अपने नियम होते हैं, और संपूर्ण विश्व एक रीत में बंधा है, हम सब जानते हैं। और वहाँ पर हम सब जानते हैं कि जिस दिन यह रीत समाप्त होगा, उनके बीच का आकर्षण विकर्षण समाप्त होगा, प्रकृति कोलैप्स कर जाएगी, पूरी की पूरी जो हमारे यह तंत्र है वह ध्वस्त हो जाएगा। तो उनके आकर्षण और विकर्षण को समझने में, और उस आकर्षण और विकर्षण की वजह से कब आएगा भूकंप, कब आएगा सुनामी या चक्रवातीय तूफान या किसी भी तरह का प्राकृतिक उत्पात कब होगा, वह ग्रहों के संचार, उनके योग, उनके मतलब उदय अस्त होने
की स्थिति, उनके वक्री होने की स्थिति, इसके पूर्ण विश्लेषण के साथ बताता है ज्योतिष। तो समय रहते अगर मौसम वैज्ञानिक ज्योतिष के साथ एक मंच पर आकर काम कर पाएँ तो हम इसको निकाल कर ला सकते हैं कि इन सब चीज़ों को समय से पहले कब होंगी, तो कितना बचावकारी और कल्याणकारी हो जाएगा ना। तो चलिए, अगर हम इन चीज़ों से हट के अगर आपसे एक सवाल करें कि आजकल देखा जाता है कि ज्योतिष को कहीं भी बैठा दिया जाता है, मैं माफ़ी चाहूँगी मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि हम बात कर लेते हैं क्रिकेट मैच की, वहाँ पर उन्हें बैठा दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, क्या लगता है, तो क्या ऐसा बैठाना सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्योतिष तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ही नहीं देता, इस तरह की चीज़ों की बात ही नहीं करता कि किसी भी खेल को लेकर इस तरह की भविष्यवाणी की जाए। तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ही निराधार है। यह अब अगला सवाल आपसे करते हैं, थोड़ा हमारे माननीय जी हैं जो हैं हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनका कहना है कि जो भारतीय जो शिक्षा है वो वापस लौट जाए, उसकी पूर्ण स्थापना हो, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही समसामयिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा की पुनर्वापसी हो और उसकी पुनर्स्थापना हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी लगातार अपने भाषणों के माध्यम से, लोगों के साथ संवाद करने के माध्यम से इस बात को उठाते रहे हैं। भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा की जब बात है तो ज्योतिष हमारी गौरवशाली ज्ञान परंपरा, ऐसी ज्ञान परंपरा का जिसको कि अपने प्रामाणिकता को, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो समय समय पर अपने आप को परिवर्तित और संवर्धित करते हुए नए मानकों का गठन भी करती चली जा रही है। और जब हम इसकी चर्चा करते हैं ज्योतिष की, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ये कपोल कल्पित विधा है। हाँ, यह आजकल सिर्फ अपने मूल से भटक गई है और इसका जो विषय है ज्योतिष का, एक श्रेष्ठ मनुष्य की कैसे बना जाए, कैसे हुआ जाए, और हाँ एक संस्कारों के माध्यम से सुसंस्कृत जीवन हमारा कैसे हो और भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि हमें कैसे प्राप्त हो, इस सब को लेकर, और जिसकी बात भारतीय शिक्षा व्यवस्था के तहत ही की जाती है। और वहाँ पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जब बात होती है तो 5 चरण इसके बताए गए हैं। 5 चरण में दूसरे ही चरण पर ज्योतिष की बात की गई है कि हमको ज्योतिष जानना चाहिए। तो इसकी तो पुनर्वापसी होनी ही चाहिए। अगर हमें एक समाज, मतलब श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ राष्ट्र की स्थापना करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक स्वस्थ मनुष्य होना पड़ेगा, सुसंस्कृत मनुष्य होना पड़ेगा, और भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के बीच जो आए एक लयता बनानी होगी। तो ज्योतिष को लाना ही होगा और ज्योतिष की पुनर्वापसी करनी ही होगी। चलिए, मैं अगला सवाल आपसे ये करती हूँ कि जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र में ज्योतिष की भूमिका क्या है? बहुत ज़्यादा है। और एक अच्छी खबर है, आज ही मेरे पास आई है कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान से मेरा एक आलेख प्रकाशित हुआ है, हृदय रोग एक ज्योतिषीय विश्लेषण। ज्योतिष समय से बहुत पहले आपको यह बता पाता है कि कब होंगी बीमारी, यह रोग, और यह सिर्फ सतही बात नहीं करता है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य की बात करता है। 3 चरण पर, 3 लेयर पर यह आपको स्वस्थ करता हुआ आरोग्य प्रदान करने की बात करता है। मतलब इलनेस को वेलनेस में कैसे बदला जाए, आई से वी कैसे हुआ जाए, इसकी बात बताता है। और वहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने एक द्वार खोलता है चिकित्सा ज्योतिष का, जहाँ पर हम व्यक्ति के जीवन में कब होंगी बीमारी, कैसी होंगी बीमारी, शरीर के किस भाग को वह प्रभावित करेगा, कब तक चलेगी वह बीमारी, क्या जीवन अभी अगर कोई रोग आया तो अभी ही आके वह समाप्त हो जाएगा, आगे आने वाले वर्षों में फिर से उसकी वह मतलब रिलैप्स करेगी वह बीमारी, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बता पाता है। और दूसरी बात कि आजकल मानसिक रोग से ग्रसित लोगों की संख्या, साइकोसोमैटिक डिजीज से पीड़ित लोगों की संख्या, असंतुष्ट होते जाते लोगों की संख्या
और डिप्रेस्ड लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर कि चिकित्सा विज्ञान कहता है कि वी डोंट हैव अ डायग्नोस्टिक टूल उनके पास, कि इस बीमारी की शुरुआत कब हुई उसको जांचने का उनके पास कोई पैमाना नहीं होता है। और अमूमन जब लोग उनके पास आते हैं तब तक मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको बीच में ही कट कर रही हूँ। तो जिस तरीके से आजकल का जो हमारा जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा संख्या आज के देश में डिप्रेस्ड लोगों की ज़्यादा है। तो क्या बताना चाहेंगे, वो योग करने के बाद भी जो है वो लोगों के अंदर जो मानसिकता है उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वही मेरा हम वहीं पर आ रहे थे अभी, कि जिस तरीके से हम योग दिवस तो मना ले रहे हैं, योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम ही समझ रहे हैं, जबकि आसन और प्राणायाम से कहीं आगे, मतलब वो 8 चरणों का है और उसको ज्योतिष कुंडली के माध्यम से बहुत ही अच्छे से बता पाता है कि आसन और प्राणायाम से पहले यम और नियम है, संयम और नियम। अगर हम संयमित और नियमित नहीं होंगे तो आसन और प्राणायाम को कितना भी कर लेंगे वो सिंपल एक्सरसाइज बन के रह जाएगा। आसन का मतलब हमारे शरीर का संयम और नियम, प्राणायाम का मतलब हमारे प्राणों का संयम और नियम, और इसके आगे फिर हम ज्योतिष जब आगे चल जाता है तो हमारी इंद्रियों का संयम और नियम, तो हमारे मन का, बुद्धि का, शरीर का, प्राण का, इंद्रियों का, इतने स्तर पर संयमित और नियमित हमको होना है। तो वो संयम क्या है और वो नियम क्या है, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, उसको जाने बगैर हम योग करेंगे तो तब तक वह सिर्फ और सिर्फ यह बाजारवाद के चपेटे में आके जो चीज़ें हो रही हैं वैसे ही होती रहेंगी, और मनोरोगों की, रोगियों की संख्या बढ़ती रहेंगी, डिप्रेस्ड लोगों की संख्या बढ़ती रहेंगी। अगर उनकी संख्या को कम करना है, उससे मुक्त होना है, तो हमें सबसे पहला संयमित और नियमित वहाँ से शुरुआत करनी होगी। तो जैसे कि अभी आपने हमें ज्योतिष शब्द को लेकर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बता दी हैं जिसको लेकर जो हमारे मन में संदेह था वो दूर हो रहा है, साथ ही जो लोग देख रहे हैं शायद उनके मन में भी जो संदेह है वो दूर हो रहा हो। तो मैं अपना आखिरी और अगला सवाल आपसे कर लेती हूँ कि देखा जाता है कि कोई भी ज्योतिष हो, कोई भी पंडित हो, हमेशा जो भक्त होते हैं, हम भक्ति वर्ड यूज़ कर लेते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप रत्न यूज़ कीजिए, जैसे कि एक नीलम भी है उनमें से, कि आप रत्न ले लीजिए, आपको उससे ये फ़ायदा मिलेगा। तो रत्न खरीदवाने के लिए लोगों को जो वो कहते हैं कि रत्न आप ये ले लीजिए, इससे आपकी जो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो रत्न खरीदने से ऐसा क्या फायदा है जो लोगों को मिलता है, रत्न में क्या शक्ति है? सबसे पहले तो रत्न शब्द को ही स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि रत्न है क्या, और इसको स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरी तरफ से होगा कि जब अमृत मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे, उन रत्नों की तरफ अगर हम ध्यान दे दें तो हम इस नीलम और पुखराज से बाहर निकल कर आ जाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि रत्न कुछ भी हो सकता है, एक पशु भी रत्न हो सकता है, एक मनुष्य भी रत्न हो सकता है। हम लोग पुत्र रत्न कहते हैं, राज रत्न बोलते हैं। तो रत्नों की कई, वहाँ पर हमारे सामने बहुत बड़ा आयाम खुलता है रत्नों को लेके। और अथर्ववेद जब रत्नों की बात करता है तो वहाँ पर सामुद्रिक, प्राणिक, वानस्पतिक सभी तरह के रत्नों की बात करता है। वहाँ पर मनुष्य के सिर का बाल भी रत्न हो सकता है। तो ज़रूरत क्या है, जानने की, संपूर्णता में जानने की। रत्नों के नाम पर जो बाजार चल रहा है उसके पीछे का खेल समझने का, कि ज्योतिष किस प्रकार से बाजार के चपेटे में आकर, और नीलम, जैसा कि आपने नाम कहा नीलम, उसी तरह से पुखराज, पन्ना, माणिक, मोती, सिर्फ उनकी बात करा के किस तरह से वो दुकानदारी चलती है उसको समझे जाने की ज़रूरत है। और रत्नों की जब बात होती है तो यह जाना बहुत ज़रूरी है कि 3 तरीके के रत्न होते हैं। अगर जब प्रेशस स्टोन्स की, जेम स्टोन्स, मतलब रत्नों से आजकल लोग सिर्फ वही समझते हैं, जेम्स स्टोन्स, तो वो 3 तरीके का होता है, फीमेल, मेल और न्यूटर। तो कब हमको फीमेल पहनना है, कब रत्न मेल पहनना है, और कब न्यूटर जेंडर को धारण करना है, इसको जाना चाहिए। और एक बात और, रत्नों के की जब बात आपने की है तो मेरी तरफ से यह बताना चाहूँगी मैं कि अथर्ववेद जब बात करता है वास्तु की, वहाँ पर वह रत्नों को कहता है लेकर उसकी अथर्ववेद, कि जब हम गृह निर्माण कर रहे होते हैं तो उसके फाउंडेशन में न्यूटर जेंडर का रत्न जाना चाहिए, उसके प्लिंथ में
फीमेल जेंडर का रत्न जाना चाहिए और उसके पीलर और उसके छत में मेल जेंडर का रत्न जाना चाहिए। तो इसकी पहचान तो हमें करनी पड़ेगी ना कि कौन से, तो रत्नों के पीछे उस बाजार से हमको निकलकर रत्नों को की तरफ से अपनी सोच बदलनी है, उसको नए तरीके से देखे जाने की ज़रूरत है। भारत देश को ऋषि और कृषि के नाम से जाना जाता तो क्या आज भी वही स्थिति बनी हुई है? बहुत सही कहा आपने कि ऋषि और कृषि का राष्ट्र भारत को कहा जाता था, और हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था रही है वो मूलतः ज्योतिष आधारित कृषि व्यवस्था रही है, और वहाँ पर हम नक्षत्रों, राशि, तिथि, वार, मुहूर्त इसका समावेश कर कृषि हमारी खेती होती थी, और तब बहुत उन्नत कृषि व्यवस्था थी हमारी। जैसे कि हथिया में हाथ गोड़, चित्रा में फूल चढ़े, सवाती, झप्पा झूल, यहाँ पर नक्षत्रों हथिया, चित्रा, स्वाति नक्षत्र की बात हो रही है। उसी प्रकार आगे मंगल, पीछे भान, वर्षा होए ओस समान, ये सब सूर्य के आगे अगर मंगल चल रहा है तो ओस के समान बारिश होगी, और यह मॉनसून काल के बारिश की बात हो रही है। तो जब मॉनसून काल हमारा शुरू होता है जून में, उसके 6.5 महीने पहले सूर्य के धनु राशि में संचार के समय से ज्योतिष मेघों के गर्भधारण की बात बताता है, और उस गर्भधारण की वजह से संपूर्ण मॉनसून काल में कब होगी बारिश, कितनी होगी बारिश, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बता पाता है। तो ज़रा आप सोचिए, समय रहते अगर किसानों को यह पता चल जाए कि उनके क्षेत्र में बारिश होगी या नहीं होगी, होगी भी तो कितनी होगी, तो वो उसके अनुसार फसल को का चुनाव कर सकते हैं और लोगों के बीच में उस तरह के फसल को लेकर जा सकते हैं। तो कितना बचावकारी और कल्याणकारी हो जाएगा ना। तो कृषि को, उन्नत कृषि व्यवस्था की वापसी करनी है अगर हमें, और हर साल जो किसानों की आत्महत्या दर में वृद्धि होती जा रही है उसको रोकना है, तो हमको ज्योतिष आधारित कृषि पर वापस जाना ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कृष्णा जी, जिन्होंने हमें ज्योतिष शब्द से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जो लोगों के मन में संदेह था कि ज्योतिष शब्द एक फ्रॉड शब्द है और उस पर जिस तरीके से जो पहले के अकॉर्डिंग यकीन किया जाता था वो अब कम हो गया है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उनकी मानसिकता जो है उसमें बदलाव आएगा। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।